वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ ध्रुव वैद्य एकेडमी। और आप हमेशा की तरह आज फिर से अपने विक्रांत सर के साथ हैं। तो चलिए बेटा, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो रिएक्शंस के बारे में डिस्कस किया था, यानी नेम रिएक्शन की जो सीरीज चल रही है उसमें हमने अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस के बारे में डिस्कस कर लिया था ना। और उसमें सारे लेवल को मैंने क्रॉस करवा दिया था आपको ढंग से। आप एक बार लेक्चर को अगर नहीं देखे हो तो पहले उस लेक्चर को बेटा देख लीजिए, क्योंकि आगे ये सब कनेक्ट होते जाएंगे। तो आज मैं उसी रिएक्शंस के सीरीज़ में आगे बढ़ रहा हूँ, जिसमें मैं एक नया रिएक्शन लेके आया हूँ जो बोर्ड पे लिखा हुआ है द मैनिक रिएक्शन, है ना। तो ये कुछ ना कुछ अल्डोल की तरह ही होते हैं, इसीलिए इनको इनके साथ ही पढ़ना चाहिए ताकि आप दोनों में डिफरेंस और सिमिलैरिटी को आसानी से समझ पाएँ। तो चलिए बेटा, अब मैं बात करने वाला हूँ द मैनिक रिएक्शन के बारे में। तो सबसे पहले समझो कि मैनिक रिएक्शन को हम कैसे पहचानेंगे, क्योंकि अल्डोल कंडेंसेशन को पहचानने के लिए तरीका में पता है। वैसे ही मैनिक रिएक्शन में ना 3 चीज़ें होती हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, यानी द 3 थिंग्स आर, फर्स्ट वन इज कीटोन एंड द सेकेंड वन इज सेकेंडरी अमीन एंड द थर्ड वन इज एल्डिहाइड। और ये तीनों एसिड के प्रेजेंस में मिल जाते हैं, तीनों जुड़ जाते हैं। यानी ये तीनों क्या होते हैं बेटा, ये तीनों आपस में जुड़ करके एक अमीनो कीटोन प्रोड्यूस करते हैं। जो फाइनल मॉलिक्यूल बनता है उसे हम लोग अमीनो कीटोन का नाम दिया करते हैं। इसका मतलब एग्ज़ाम में अगर मुझे मैनिक रिएक्शन को पहचानना है, जो अभी DU के पेपर में हो या कभी कभी नेट गेट के पेपर में पूछा जा सकता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, और आपसे पूछता है विच टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज़, तो इसका मतलब मैनिक रिएक्शंस को पहचानने के लिए मैंने क्या बताया, देयर इज द 3 इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स आर देयर, कीटोन, एल्डिहाइड एंड सेकेंडरी अमीन। तो एक बार देखें इन चीज़ों में क्या होता है। देखो इधर मान लें मेरे पास एक कीटोन दिया गया है जो मैं सिंपल लिखता हूँ एसीटोन। उसी समय मेरे पास एक सेकेंडरी अमीन दिया गया है जो मान लीजिए मैंने लिख दिया है डाइमिथाइल अमीन। दिस इज अ डाइमिथाइल अमीन बेटा। एंड द लास्ट वन इज एल्डिहाइड, एंड द लास्ट वन इज एल्डिहाइड लाइक फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, समझ रहे हो। एंड द एसिड इज जस्ट एसिटिक एसिड। मान लो मैंने दिया है कोई एसिड दे दिया, तो ये क्या होगा, कैटलिस्ट होंगे। दिस इज द कैटलिस्ट। अब क्या करने वाले हैं हम लोग, जरा बताओ। तो इससे पहले कि मैं अगर इस रिएक्शन की बात करूं, उससे पहले एक बात समझो, क्या हमने सेकेंडरी अमीन और कीटोनों की रिएक्शन पहले पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? बिल्कुल पढ़ी है, जिसको मैंने एक नाम दिया था इनामीन सिंथेसिस। आपको याद है ना। यानी अगर मैंने कीटोनों को और अमीन को एक साथ छोड़ दिया था एसिडिक के प्रेजेंस में, याद करो बेटा, और मैंने क्या बोला था, ये सबसे पहले इमीनियम जनरेट करेंगे। याद है कि नहीं है? याद है आपको। और यहीं पे क्या बन जाता था, अल्फा हाइड्रोजन से बेस इसको इनामीन में कन्वर्ट कर दिया करता था। याद है कि नहीं याद है आपको? यानी ये इनामीन बन जाते थे और इसी इनामीन का इस्तेमाल हम अल्काइलेशन के लिए कर लिया करते थे। इसका मतलब ये जानी पहचानी से तो रिएक्शन है ही। यानी एक एल्डिहाइड और एक अमीन को मैं, या कीटोन और अमीन को जब मैं रखता था तो वो इमीनियम जनरेट करता था और वही इमीनियम इनामीन बन जाया करता था। तो कुछ ऐसी बातें यहाँ भी होंगी। पर बताओ, इन दोनों के अलावा एक नया मॉलिक्यूल है जिसका नाम क्या है, एल्डिहाइड। इसका मतलब अब कुछ चीज़ें बदलेंगी, क्योंकि अगर ये नहीं होता तब तो ये इनामीन की रिएक्शन थी। यानी अगर ये नहीं होता तो ये क्या रिएक्शन थी, इनामीन की। पर अगर एल्डिहाइड है तो चीज़ें बदलेंगी कैसे, और नाम कैसे बदलेगा, जरा बोर्ड पे फोकस करिए। वो कैसे आप करोगे, तो इनामीन के रिएक्शंस के लेक्चर भी मैंने डाल रखे हैं, तो प्लीज़ आप उनको अगर नहीं देखे हो तो प्लीज़ इसको पहले देखो बेटा। तो जरा मुझे बताओ, ये है न्यूक्लियोफाइल और ये दोनों इलेक्ट्रोफाइल हैं। तो एक बात मुझे बताना बेटा कि अगर ये नहीं होता तो रिएक्शन इसके साथ होती, अगर ये नहीं होता तो रिएक्शन इसके साथ होती, और अगर दोनों हैं और ये अकेला है तो इट हैज़ चॉइस, कि ये चॉइस करेगा ना किससे रिएक्ट करें। तो आप ही बताओ कैसे रिएक्शंस होंगी। तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है उसके ऊपर में अटैक होगा, और एल्डिहाइड और कीटोनों में से इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन कौन ज़्यादा होते हैं, एल्डिहाइड होते हैं ना। इसका मतलब वी हैव 2 स्टेप्स। द फर्स्ट स्टेप इज, जरा ढंग से देखना, यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, एक एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड और एक सेकेंडरी अमीन जो हमने लिखा है, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी। और रिएक्शन होने के बाद क्या बनता है वो हमें पता ही है, इमीनियम जनरेट होते हैं ना। अरे याद करो यार, यानी HO की जगह पे N लग जाता है, बस यही तो होता है। और N के साथ क्या लगा हुआ है, मिथाइल। तो मुझे बताओ कि क्या यहाँ इमीनियम जनरेट हुआ कि नहीं हुआ? ऑफ कोर्स जनरेट हुआ। और एक बात याद रखो बेटा कि जो इमीनियम है वो भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होती है। क्योंकि जैसे कार्बोनिल इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वैसे इमीनियम भी इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। यानी ये भी क्या है,
इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। क्या बेटा ये इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल तैयार हो गया। और आप ही बताओ एसिडिक कंडीशन अगर होती है तो जो हमारा कीटोन है वो क्या कन्वर्ट हो सकता है अपने न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म, कौन सी होगी इसकी, इनॉल। इसका मतलब जरा देखो इधर स्टेप 2 की अगर मैं बात करूं बेटा तो स्टेप 2 में हमारा जो कीटोन है ना, ये कीटोन एसिडिक कंडीशन में किस फॉर्म में रहता है, इनॉल फॉर्म में। इसका मतलब इस पूरे मिक्सचर में ये दोनों मिलकर के, जरा बोर्ड पे ढंग से देखना, ये दोनों मिलकर के एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जनरेट करते हैं। ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल, जो क्या होगा इमीनियम, और ये खुद किस में रहेगा, न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म में, यानी ये न्यूक्लियोफाइल बनाएगा, ये दोनों मिलकर इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे, और इमीनियम इलेक्ट्रोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल, इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो जाएगी। तो इसका मतलब देखो इधर अगर मैं स्टेप 3 की बात करूं तो क्या होगा, स्टेप 3 में ये जो आपने इनॉल जनरेट किया है ना, इस इनॉल की रिएक्शन इस इमीनियम के साथ करा दीजिए। क्या बोला मैंने, देखो इधर अगर मैंने इनॉल जनरेट किया है तो इस इनॉल की रिएक्शन किसके साथ करा देनी है, इमीनियम आयन के साथ। और अगर इमीनियम आयन के साथ अगर करवानी पड़े तो एक बात हमें समझाएं बेटा, यहाँ पे फाइनली जो प्रोडक्ट बनने वाला होगा दैट इज अ कार्बोनिल, यहाँ पे O पे पॉजिटिव चार्ज एंड द कार्बन कार्बन बॉन्ड इज फॉर्म देयर। अरे न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। ये तो फॉर्मल्डिहाइड था, तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा मॉलिक्यूल बना है दैट इज द NMe2। अरे होगा ना, लोन पर वापस आते ही NMe2 बन जाएगा ये। और जो H इस्तेमाल हुआ था एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल हुआ होगा, जैसे आपने इसका इस्तेमाल किया था, मान लो ये रिएक्शंस बढ़ाने में काम आता है क्योंकि इनॉल बनाने के लिए H+ का इस्तेमाल होता ही है। तो देखो यहाँ पे अगर मान लीजिए H को रिलीज करा दिया तो व्हाट इज द फाइनल मॉलिक्यूल, ये कीटोन और ये NMe2 के फॉर्म में रह गया। तो क्या मॉलिक्यूल बन गया, जरा बताओ, ये बीटा अमीनो कीटोन बन गया। जरा बोर्ड पे देखो बेटा इसको, दैट इज अ बीटा अमीनो कीटोन। इसका मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉट्स ऑफ रिएक्शन। उनमें से ये भी रिएक्शन है कि यहाँ पे हमारा इनॉल जनरेट हो, ये दोनों न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। फॉर्मल्डिहाइड इज वेरी रिएक्टिव मॉलिक्यूल, क्योंकि यहाँ कार्बोनिल पे पॉजिटिव चार्ज हाईली अमाउंट में होता है। ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करके तुरंत इमीनियम जनरेट कर देता है, और इमीनियम भी एक इलेक्ट्रोफाइल होता है। और इनॉल अपने न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म में जब आते हैं ना, तो ये एसिडिक कंडीशन में आपको पता है बेटा कीटो इनॉल टोटोमरेशन फास्ट हो जाते हैं, मतलब एक तरीके से हाई अमाउंट ऑफ इनॉल जनरेट हो जाता है, इमीनियम भी बन जाते हैं, और इन दोनों के बीच में रिएक्शंस करने के बाद वी हैड बीटा अमीनो कीटोन एंड दैट रिएक्शन इज कॉल्ड मैनिक रिएक्शन। और इसे मैनिक रिएजेंट भी कहा जाता है बेटा। ये जो इमीनियम आप देख रहे हो ना, ये मैनिक रिएजेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो आप याद रखिएगा दैट इज इमीनियम आयन, और ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, रिएक्शन आपके सामने है। तो इसका मतलब दिस इज द फर्स्ट लेवल 1 अगर कहा जाए तो दिस इज द फर्स्ट लेवल ऑफ व्हाट, मैनिक रिएक्शन। नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़े तो क्या किया मैंने बताओ, इस मैनिक रिएक्शंस में वी हैव एल्डिहाइड एंड कीटोन एंड प्लस सम सेकेंडरी अमीन्स। तो देखो यहाँ पे जो एल्डिहाइड हम ज़्यादा तौर पे लेते हैं ना, वो फॉर्मल्डिहाइड का ही इस्तेमाल ज़्यादा होता है, क्योंकि वो इमीनियम झट से बना लेता है, और इमीनियम हाईली रिएक्टिव भी होते हैं, और उनके पास कोई हिंड्रेंस भी नहीं होता, इसलिए कोई भी न्यूक्लियोफाइल उनके ऊपर में अटैक मार सकते हैं। इसलिए एक बात समझो, मैनिक रिएक्शन को पहचानने के लिए एक बात देखो, मान लीजिए मेरे पास सेकेंडरी अमीन कौन कौन से हो सकते हैं, ये मैंने स्टॉक इनामीन सिंथेसिस में भी आपको बता दिया था। इमीनियम बनाने के लिए जनरली हम लोग जो सेकेंडरी अमीन का इस्तेमाल करते हैं वो हो सकता है एक साइक्लिक पायरलोडिन रिंग भी हो सकती है ना बेटा, पिपरिडिन रिंग भी हो सकती है, क्यों भाई, और सेकेंडरी अमीन में मॉर्फिलिन भी आता है ना। हेटेरोसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स आर दीज आर हेटेरोसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स, क्यों भाई। तो सेकेंडरी अमीन चाहे ए साइक्लिक हो या साइक्लिक हो, ए साइक्लिक को तो हमने अभी इस्तेमाल कर ही लिया था, ए साइक्लिक का हमने कर लिया था, दिस इज द सेकेंडरी अमीन। तो इसका मतलब वी हैव अ सेकेंडरी अमीन एंड वी हैव अ कीटोन, कीटोन कोई भी हो सकता है ना। तो देखो अगर आपसे कोई कहता है कि हाउ यू कैन फाइंड, अगर मान लीजिए ये कीटोन आपको दिया गया है, जरा बोर्ड पे देखते रहो, और आपको दिया गया है एग्जाम में ये रिएक्शन है ना, और यहाँ पे दिया है CH2OH+, जरा बोर्ड पे ढंग से देखो, और यहाँ पे आपको दिया गया है, जरा बोर्ड पे देखना बेटा, सेकेंडरी अमीन, फर्स्ट एसिडिक कंडीशन एंड सेकेंड अलाइल ब्रोमाइड, एंड द थर्ड वन इज H2OH+। दोनों रिएक्शन में सिमिलरिटी और डिफरेंसेस आपको दिख रहे होंगे।
इन दोनों की कहानी ना कीटोन और सेकेंडरी अमीन से शुरू होती है। यहाँ भी कीटोन और सेकेंडरी अमीन है, इसका मतलब यहाँ पे इसके अलावा इसके सामने कोई इलेक्ट्रोफाइल है नहीं। इसका मतलब यहाँ पे और इनके बीच में जो इमीनियम जनरेट होगा वो किसका होगा, कीटोन का ही होगा ना। अरे इतना तो पता चल गया होगा यार। और इसी से क्योंकि ये अलाइल ब्रोमाइड है तो इसका न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म हमें जनरेट करना होगा, जो क्या हो जाते हैं, इनामीन बना देते हैं हम लोग। और इसी इनामीन का रिएक्शन आप करवा करके अल्काइलेशन करा देते हो और फिर से इसकी रिएक्शंस को हाइड्रोलाइज करा के नॉर्मली कीटोन में जनरेट कर लेते हो। इसका मतलब ये एक सेकेंडरी अमीन की रिएक्शंस थी। लेकिन अब यही स्टोरी में बस एक ट्विस्ट आ गया है कि यहाँ पे कीटोन सेकेंडरी अमीन साथ में तो है, पर साथ के साथ एल्डिहाइड भी दिया गया है। इसका मतलब ये ना इससे मुलाकात करने के बजाय इनसे मुलाकात कर लेगा, और अगर इनके साथ मुलाकात करेगा तो इमीनियम यहाँ जनरेट हो जाएंगे। तो क्या स्ट्रक्चर बनेगी बताओ। देखो यहाँ बोर्ड पे C डबल बॉन्ड OH है और यहाँ पे बेटा सेकेंडरी अमीन आपके सामने दी गई है। क्या करना है, इन दोनों को जोड़ दिया जाए, ऑफ कोर्स जोड़ दिया जाए यार। और यहाँ पे आपके पास बन जाएगा नाइट्रोजन, यहाँ H, यहाँ पे H और ये N के साथ 5 मेंबर्ड की रिंग। यस वी हैव इमीनियम, we have iminium ion and we have iminium that is electrophilic center, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। we have a ketone and acidic conditions lead to the formation of enol, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या कोई प्रॉब्लम है, बिल्कुल भी नहीं। इनॉल बना, इमीनियम हमारे सामने है और जैसे इमीनियम हमारे सामने दिया गया है और यहीं पे क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, बोलो होगा कि नहीं होगा। ऑफ कोर्स न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो जाएंगे और जब न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा बेटा तो यहाँ पे हमारे पास फिर से ये कीटोन जनरेट होगा और इस कार्बन कार्बन का नया बॉन्ड और यहीं पे आपको वी हैव नाउ टर्सरी अमीन। तो एक बीटा पोजीशंस पे अमीनो ग्रुप लग गए कि नहीं लग गए। तो ये सिंपल सी रिएक्शन है जिसको कहा जाता है द मैनिक रिएक्शंस विच हैव एल्डिहाइड एंड कीटोन टुगेदर इन द प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी अमीन एंड द लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ बीटा अमीनो कीटोन। आई होप दैट इज नॉट अ बिग डील, आसानी से समझ सकते हैं हम लोग यार। चलो आगे बढ़ते हैं, तो समझ लीजिएगा, ढंग से देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं बेटा, कुछ एग्जांपल्स आप खुद कर लीजिएगा, देयर इज नो इशू, क्योंकि आप इसको समझ गए हैं तो आप आसानी से इसे लेवल 1 को, क्योंकि मैं इसका नाम लेवल 1 दे रहा हूँ, यहाँ पे DU हो, MSc का बच्चा हो, नेट का बच्चा हो, सबके लिए लेवल क्रॉस करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो इधर बोर्ड पे आप क्या कर लेना, सवाल को देख लेना। वी हैव एसिटोफिनॉल दैट इज एसिटोफिनॉल एंड वी हैव समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे हमारे पास सेकेंडरी अमीन भी लिया हुआ है। वी हैव फॉर्मल्डिहाइड एंड एसिडिक कंडीशन, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, जनरेट कर लेना, कर लोगे ना। वह उसी तरीके से मान लो मेरे पास कीटोन दिया गया है अनसिमेट्रिकल और यहाँ पे मेरे पास दिया गया है सेकेंडरी अमीन। या फिर देखो ना, कभी कभी क्या होगा ना, कभी कभी क्या होगा, हमें ना सेकेंडरी अमीन इस फॉर्म में मिल ही जाएगा, सॉल्ट के फॉर्म में। कभी कभी रेडीमेड भी आपको दे सकता है। वो रेडीमेड बोले तो जैसे अमोनियम क्लोराइड्स होते हैं, NH4Cl होता है कि नहीं, दिस आर अमोनियम, और वैसे N डबल बॉन्ड C लगा दिया तो ये क्या बन जाएगा बताओ, दैट इज अ इमीनियम, और इसी को Cl फॉर्म में। तो जैसे अमोनियम क्लोराइड तुम्हें रेडीमेड मिल जाते हैं ना, वैसे अमोनियम इमीनियम सॉल्ट भी तुम्हें मिल जाते हैं। जैसे ये Cl माइनस के साथ दे दिया या I माइनस के साथ दे दिया तो ये क्या होगा, अरे इमीनियम तुम्हें रेडीमेड बना के दिया है, अगर नहीं देगा तो तुम्हें बनाना पड़ेगा, अगर बनाने के दिया तो कोई माथामारी करना ही नहीं है, यानी यहाँ से तुरंत। पर यहाँ एसिडिक कंडीशन अगर डाल दे तो आप बताओ बेटा यहाँ पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इनॉल कैसे बनाओगे, इनॉल बनाना पड़ेगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड, और फिर जाकर के इमीनियम पे अटैक करवा देना। कोई लफड़ाइश नहीं है, अटैक कराना बेटा यहाँ पे, और मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड से इनॉल बनाएंगे और फाइनली वी हैव दिस अमीन। तो इसका मतलब सिंपली हमें अगर एग्जाम में इमीनियम आयन जनरेट करके नहीं दिया है तो बनाना पड़े, अगर जनरेट करके दिया है तो कोई लफड़ाइश नहीं है, आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा, कर लेना इसको। दिस इज द फर्स्ट लेवल जिसको हमें बस पहचानना है, व्हाट इज द मैनिक रिएक्शन, और मैनिक रिएक्शन की पहचान कैसे होती है, यू हैव टू अंडरस्टैंड, और आप आसानी से सीख सकते हैं। तो कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी आपको कुछ रिएक्शन इस तरीके से भी दे सकता है, जैसे आपको कीटोन दे देगा, बेस डाल देगा और उसके बाद इमीनियम जनरेट करके आपको दे देगा। क्यों भाई, उसके लिए भी तैयार रह सकते हैं। अरे इनॉल ना दे दे, इनॉल ना दे करके आपको क्या दे देगा, बेस, ताकि आप इससे न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म जनरेट करो, दैट इज अ इनोलेट आयन बेटा। और जैसे इनोलेट आयन बनेगा वी हैव इमीनियम आयन, कोई लफड़ाइश नहीं है, इमीनियम हमारे पास मौजूद है, और जैसे इमीनियम है अटैक करेंगे, बॉन्ड ओपन कराएंगे, क्या लफड़ा है, कीटोन बनाएंगे और सेकेंडरी अमीन को फॉर्म कर देंगे, टर्सरी अमीन को।
इसका मतलब अगर हम कहें तो नॉर्मली वी हैव अ बेस इनोलेट जनरेट करेगा और इनोल इमीनियम पे अटैक करेगा एंड द बीटा अमीनो कीटोन्स फॉर्म हो जाएंगे। दिस आर द फर्स्ट लेवल ऑफ मैनिक रिएक्शन। कोई लफड़ा नहीं होनी चाहिए। तो चलो ये पॉइंट दिमाग में आपको रखना पड़ेगा। और इसी तरीके से कुछ मैनिक टाइप के रिएक्शंस भी होते हैं। और कौन कौन से होते हैं देखो, यहाँ पे मैं एक सवाल लिख रहा हूँ, ये सवाल क्लिडन का सवाल है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, ये मैनिक टाइप की रिएक्शन है, पूरा मैनिक तो नहीं है, ये मैनिक टाइप का रिएक्शन है। जैसे मान लो वी हैव समथिंग लाइक दैट NaCH3 फाइन, और यहाँ पे वी हैव CH2O इन एसिडिक कंडीशन एंड द प्रोडक्ट इज A। कैसे बनाओगे एग्जाम में, क्या सोचोगे तुम बताओ। वी हैव फॉर्मल्डिहाइड, वी हैव सेकेंडरी अमीन, दिमाग तो चली जाएगा। एक तो चीज़ हमें पक्का पता है, वो क्या, वी हैव मस्ट एमीनियम आयन इन द सॉल्यूशन। डेफिनेटली इमीनियम तो जनरेट होने ही होने हैं। और कैसे जनरेट होंगे, ये N मान लो ये CH3 है और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH था, तो आप क्या बोलते हैं बताओ, इमीनियम कैसे बनेंगे। यहाँ पे जो O है वो N से रिप्लेस हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास जो नया स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ C डबल बॉन्ड O, यहाँ H2 लिख दूँ मैं। अरे कोई लफड़ाइच नहीं है ना। यहाँ पे प्लस चार्ज, बताओ इधर, यानी इमीनियम जनरेट हो गए। सेकेंडरी अमीन के साथ हमारा फॉर्मल्डिहाइड है और इसने इमीनियम आयन को जनरेट कर दिया है। अब क्या है बताओ, वी हैव न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म, यहाँ पे इनॉल नहीं है। पर आपको पता है बेटा बेंजीन एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकते हैं ना। एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, पक्का पढ़े हो। तो ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक मार के बॉन्ड को शिफ्ट करा सकता है कि नहीं है। इसका मतलब अगर बॉन्ड को शिफ्ट करा दिया, व्हाट वी हैव, क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो आप ही बता दो। यहाँ पे वी हैव 6 मेंबर्ड रिंग एंड ऑल्सो वी हैव न्यू 6 मेंबर्ड रिंग 3, 4, 5 एंड 6, सिंपल। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का एक नया बॉन्ड, कार्बन कार्बन का नया बॉन्ड NCH3 बेटा, और पाई बॉन्ड यहाँ पे है, पाई बॉन्ड यहाँ पे है, और 5 कार्बन पे क्या बना होगा, पॉजिटिव चार्ज। अरे पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर लिया तो पॉजिटिव चार्ज बन गया होगा कैटायन। तो अब बताइए यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो यहाँ से H, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में लास्ट में H रिलीज होता है कि नहीं, वापस H रिलीज कराइए। और जैसे रिलीज कराओगे आपके सामने एक नया प्रोडक्ट बना होगा, दैट इज द प्रोडक्ट। पक्का समझ गए, बेंजीन की रिंग एरोमेटिसिटी वापस आ जाएगी। तो इसका पाथ कहीं ना कहीं मैनिक की तरह ही होगा, क्योंकि इमीनियम जनरेट होगा और इमीनियम इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, और इलेक्ट्रोफाइल के सामने एक कौन मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है बताओ, बेंजीन एज अ न्यूक्लियोफाइल। यानी बेंजीन एज अ न्यूक्लियोफाइल इसने एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के लिए अटैक कर दिया है। दैट इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैनिक तरीके का दिखता है। समझ गए, नोट कर लेना इसको। अब मैं आपको इसी में मैनिक रिएक्शंस का एक और पॉइंट दिखा देता हूं, जिसका नाम है इंट्रामोलिकुलर मैनिक रिएक्शन। जैसे अल्डोल हुआ करते थे इंटरमोलिकुलर, वैसे ही एक कहानी बन जाएगी। देखो इधर, इंट्रामोलिकुलर मैनिक रिएक्शन, क्या बोलेंगे इसको, इंट्रामोलिकुलर मैनिक रिएक्शन। तो कहानी क्या है जरा बताओ। अब इंट्रामोलिकुलर का मतलब साफ है ना यार, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होंगे। इसका मतलब जरा देखो इधर बोर्ड पे, अगर मान लीजिए इमीनियम आपने बनाया और इमीनियम मेरे पास यहाँ बना हुआ है, दैट इज अ इमीनियम आयन। मानोगे इस बात को, मान सकते हो ना यार, ये इमीनियम होगा। और अगर इमीनियम हो और इनॉल भी उसी में प्रेजेंट हो, अरे न्यूक्लियोफाइल भी यहीं पे, इलेक्ट्रोफाइल भी यहीं पे, तो क्या बना होगा, ये इंट्रामोलिकुलर मैनिक हो जाएगा ना। अटैक किया, बॉन्ड शिफ्ट हो गया। तो इसका मतलब अगर इनॉल, क्योंकि हमें क्या था मैनिक रिएक्शन में क्या हुआ करता था, इनॉल और इमीनियम की रिएक्शन हुआ करती थी बताओ। तो इनॉल और इमीनियम अगर एक ही मॉलिक्यूल में आ जाएं तो वो क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर। अरे कोई लफड़ा थोड़ी है यार, इसमें आसानी से समझ सकते हो आप लोग। तो वी हैव नाउ रिंग फॉर्मेशन, और रिंग फॉर्मेशन करने के लिए वी हैव मोर स्टेबल रिंग। और जैसे आप अटैक कराओगे क्या होगा, यहाँ NCH3 हो जाएगा और यहाँ पे आपके सामने बन जाएगा C डबल बॉन्ड O। वी हैव अ साइक्लिक सेकेंडरी अमीन्स, और वी कैन से सॉरी सेकेंडरी नॉट साइक्लिक अमीन्स बन जाएंगे। तो बीटा अमीनो अभी बना है देखो इधर, पर वो एक रिंग बन गया है। आपको पता है ना बेटा, इंट्रामोलिकुलर जब भी होंगे तो रिंग फॉर्म होगा। तो बताओ क्या हमें इनॉल बना करके दिया गया होगा, क्या इमीनियम बना करके दिए गए होंगे, नहीं ना। हमें इनॉल बनाना पड़ेगा, इमीनियम भी बनाना पड़ेगा, यही तो स्टोरी है, इसी को तो पहचानना है ना। पक्का समझ गए। तो सवाल हमें कैसे मिलेंगे इंट्रामोलिकुलर मैनिक के, जरा देखें। तो ये था बेसिक, पर इंट्रामोलिकुलर मैनिक के जो क्वेश्चन हमें मिल सकते हैं वो कैसे मिल सकते हैं, जरा बोर्ड पे ढंग से देखना बेटा। मान ले मेरे सामने क्वेश्चन दिया गया है, दैट इज अ कीटोन एंड दैट इज अ एल्डिहाइड।
बिकॉज हमें पता है कि एल्डिहाइड और कीटोन होने बहुत ज़रूरी हैं और सेकेंडरी अमीन का भी होना ज़रूरी है, यही तो प्रॉब्लम थी। तो बताओ, अगर मान लीजिए वी हैव एल्डिहाइड एंड कीटोन एक ही मॉलिक्यूल में और सेकेंडरी अमीन है, तो क्या हो सकता है बताओ? एल्डिहाइड और सेकेंडरी अमीन में ये इसको चुनेगा इमीनियम के फॉर्म में। अरे इमीनियम किसका बनेगा? एल्डिहाइड का बनेगा ना, सिंपल। और जब इमीनियम एल्डिहाइड का बनेगा तो यहाँ पे वी हैव इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म, अरे बन जाएगा, पक्का बनेगा ना। और इमीनियम अगर एल्डिहाइड का बन गया तो इसके न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म जनरेट कर लो, और न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म यहाँ से बनेंगे, यहाँ से बनेंगे, वो आपको पता होना पड़ेगा। रिंग की स्टेबिलिटी, यहाँ से अगर अटैक कराओगे तो 1 2 3 4 मेंबर्ड, यहाँ से अटैक कराओगे तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग। कहाँ से बनाओगे? इनॉल। एसिडिक कंडीशंस में वी मस्ट हैव इनॉल कंटेंट, और इनॉल कंटेंट बनाने के लिए वी हैव कीटोन, और ऐसे केसेस में वी हैव इमीनियम आयन। और जब हमारे पास इमीनियम जनरेट हो जाएगा तो आगे क्या होने वाला बताओ? ये इनॉल वापस आया, बॉन्ड अटैक हुआ, इमीनियम जनरेट, एंड देन आफ्टर वी हैव 6 मेंबर्ड रिंग। और अगर 6 मेंबर्ड रिंग हमें बनाना पड़े तो आसानी से बना लो, क्योंकि हमने अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में इन चीज़ों को बहुत सीखा है। तो रिंग किसके किसके बीच बन रही है? 1 और 6 के बीच में बना दो। 1 6 के बीच में, 1 के बगल में क्या है? 2, 2 के बगल में 3, 3 के बगल में 4, 4 के बगल में 5। और 1 पे क्या लगा? 2 पे क्या लगा होगा? कीटोन, कोई लफड़ाइच नहीं। 6 पे क्या लगा होगा? देखो इधर बोर्ड पे बॉन्ड खुला तो सेकेंडरी अमीन टर्सरी में कन्वर्ट हो गया। यस, वी हैव बीटा अमीनो कीटोन्स। क्या मेरी बात आप समझ पाए? पक्का समझ पाए ना? तो ये कहानी है इंट्रा मॉलिकुलर मैनिक रिएक्शंस की। जो हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन एक ही मॉलिक्यूल में हो और सेकेंडरी अमीन दिया गया हो तो थोड़ा सा ध्यान आप लगाइएगा, रिएक्शंस को आगे बढ़ाइएगा। आगे बढ़ सकते हैं? फल पक्का? चलिए, तो यहाँ पे मैं लेवल 1 को कंक्लूड करता हूँ, क्योंकि मैनिक रिएक्शंस क्या होते हैं, उनमें मैकेनिज्म क्या होती है, कैसे कैसे रिएक्शंस आगे बढ़ती हैं, ये सब बच्चे सीख चुके हैं कि अच्छा दिस इज द बेसिक पार्ट ऑफ मैनिक रिएक्शन। अब मैनिक रिएक्शंस ना सेकेंड टाइम जो इस्तेमाल होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिसको कहा जाता है द फॉर्मेशन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स। समझ गए? जैसे अल्डोल कंडेंसेशन भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम्स को प्रोड्यूस करते हैं, वैसे ही ना मैनिक रिएक्शन भी क्रिएट करता है। जैसे एक सवाल मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, जरा बोर्ड पे ढंग से देखना। मान ले मेरे सामने एक कीटोन दिया गया है, लेवल 2 की बात कर रहा हूँ मैं, लेवल 2 की। और लेवल 2 में क्या होगा? मल्टीपल कंसेप्ट लगेंगे बेटा। मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, ढंग से देखो। जैसे एक कीटोन मेरे सामने है और एक सेकेंडरी अमीन मेरे सामने है, साथ के साथ फॉर्मल्डिहाइड भी दिया गया है एसिडिक कंडीशन में और ए लगा के दिया गया है। और ये यहाँ तक पहुँचना अब हमारे बस की बात आसानी से है। एंड द लास्ट वन इज अल्काइलेशन, यानी मिथाइल आयोडाइड भी दिया हुआ है और यहाँ कोई बेस डाल दिया गया है NaOET और बोला गया है B क्या बनेगा। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले एक एक पार्ट को डील करना। पहले ए को डील करना बेटा। ए को डील करोगे तो आप समझ जाओगे सेकेंडरी अमीन एल्डिहाइड एंड कीटोन मस्ट बी अ इमीनियम आयन फॉर्मेशन, मस्ट बी अ इनॉल फॉर्मेशन, मस्ट बी अ न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन इमीनियम आयन, एंड देन आफ्टर वी हैव व्हाट? बीटा अमीनो कीटोन। देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस स्टेप बिकॉज हम इसकी आदी हो चुके हैं पहले लेवल में, ठीक है। अब मिथाइल आयोडाइड अगर दिया जाए, व्हाट विल हैपन? अगर मिथाइल आयोडाइड इज गिवन तो व्हाट विल यू डू? बिकॉज वी हैव अ टर्सरी अमीन, न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म इज गोइंग टू अटैक ऑन अल्काइल मिथाइल आयोडाइड, दैट मीन्स द अल्काइलेशन। और ये बताओ, एक टर्सरी अमीन जब अल्काइलेशन करता है तो हमारे सामने क्या जनरेट होता है? क्वार्टर अमोनियम सॉल्ट। अरे ये तो टर्सरी से क्वार्टर अमोनियम बन जाएगा ना, प्लस भी बन जाएगा और I- भी बन जाएगा, दैट इज अ क्वार्टर अमोनियम सॉल्ट। और इसमें अगर तुम बेस डालते हो क्या होगा जरा बताओ? बेस डालोगे तो अल्फा प्रोटोन एसिडिक है कि नहीं ये बताओ? ये H पे अटैक कर जाएगा और जब H पे अटैक करेगा व्हाट इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ माइनस चार्ज। अरे माइनस बनाएगा क्योंकि यहाँ पे बगल में कीटोन है जो उसको इनोलेट में कन्वर्ट कर देगा। एंड वी हैव अ लिविंग ग्रुप क्वार्टर अमोनियम पॉजिटिव, मतलब हुआ क्या? माइनस बना और ये माइनस इस N को लीव कराया और जैसे ही लीव कराया बेटा यहाँ पे हमारे सामने बन गया है क्या? कीटोन, और यहाँ बन गया है अल्कीन। ओ माय गॉड, यस, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन।
और ये अल्कीन जब बना एलिमिनेशन हुई होगी, दैट एलिमिनेशन मस्ट बी इवन सीबी एलिमिनेशन बेटा, जैसा अल्डोल कंडेंसेशन में हुआ करता था। माइनस चार्ज ने लिविंग ग्रुप को बाहर निकाला है तो कॉमन बेस एलिमिनेशन कहते हैं ना इसको। एंड द फॉर्मेशन इज द फाइनली अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। और याद रखना द कीटोन जो फॉर्म हुआ है ना, ये होता है आगे चल के, इसी को मैं बोलूँगा माइकल एडिसन का माइकल एक्सेप्टर, क्योंकि आगे चल के हम लोग इसी को इस्तेमाल करने वाले हैं कॉन्जुगेट एडिशन रिएक्शंस में, जिसको माइकल एडिसन कहा जाएगा। और उसमें मैनिक रिएक्शन का इस्तेमाल करके ना हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बनाने के लिए कहा जाएगा। शायद हम इस बात को समझ गए होंगे। दैट इज द स्टेप इज न्यू स्टेप, और कोई बड़ी चीज़ नहीं है ना। अल्काइलेशन कराना तो हमने बचपन से सीखा है यार। मिथाइल ग्रुप का क्वाटरमोनियम सॉल्ट तो हम बहुत दिन से बनाते आ रहे हैं। अरे आते हैं ना यार, हॉफमैन एलिमिनेशन बचपन में पढ़ा था, वहाँ तो बनाया था ना। और बेस से हमें अनायन बनाना तो बहुत आसानी से सीखा है, और अगर बेस को अनायन बनाना सीखा है तो उसके बाद इवन सीबी एलिमिनेशन कराना भी हमारे लिए आसान है, कोई लफड़ा नहीं होनी चाहिए, पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से इसको नोट करिए बेटा, नोट करते चलिए, आगे बढ़े। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ के हम बात कर लेते हैं जरा इंट्रामोलिकुलर अमीन्स के बारे में ही। देखो मतलब इंट्रामोलिकुलर अमीन्स का मतलब मैनिक रिएक्शन में इसका इस्तेमाल अगर हो जाए तो क्या होगा। जो अभी तुमने रिएक्शन कराई थी ना, उसी रिएक्शन को एक बार दोबारा कर लो ताकि लेवल 2 में आप इसका इस्तेमाल अच्छे से कर पाओ। क्या बनेगा देखो इधर बोर्ड पे, मान लें हमारे सामने एक मॉलिक्यूल दिया गया है, दैट इज द मॉलिक्यूल। यहाँ पे कीटोन, यहाँ पे एल्डिहाइड, एंड वी हैव सेकेंडरी अमीन विद एसिडिक कंडीशन, एंड द A will form, and then we have methyl bromide एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। ये भी बन गया होगा, तो बताओ क्या होगा यहाँ पे। सेकेंडरी अमीन और कीटोन एल्डिहाइड है, तुम खुद ही बोल दो ना क्या बनने वाला होगा। इसका इमीनियम जनरेट होगा। अरे इतना तो पता चल गया, इमीनियम तो इसका बनना ही बनना है। इसको मैं रिंग बना देता हूँ, बार बार क्यों लिखूँ इस तरीके से। अब इसका इनॉल बनाना है बेटा, और इनॉल किधर से बनाए बताओ। अगर मान लो मैंने यहाँ से इनॉल बनाया है तो 1 2 3 4 5 6, और यहाँ से इनॉल बनाया है तो 6 7 8 बन जाएगा। इसका मतलब इनॉल यहीं से बना लेते हैं, और अगर इनॉल यहाँ से बनाते हैं, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल मौजूद है, इंट्रामोलिकुलर मैनिक कोई रोकने वाला ही नहीं है हमें। और जैसे इंट्रामोलिकुलर मैनिक बनेगा, थोड़ा क्यूरियोसिटी दिखाएंगे, नंबरिंग जरूर कर लेंगे, क्योंकि नंबरिंग करने से हमारी प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व इसलिए हो जाती है क्योंकि रिंग बनाना हमारे लिए आसान हो जाता है ना। 6 मेंबर की रिंग बनेगी पक्का। और यहाँ पे किसका बॉन्ड बना होगा, 2 और 8 के बीच में बना होगा ना। 2 और 8 के बीच का अगर बॉन्ड बना है तो 8 के बगल में 7 6 5 4 सॉरी 3 कहाँ गया। 2 के बगल में क्या था देखो इधर, 2 के बगल में मान लो 3 था, 3 4 5 6 7, हमने थोड़ा अच्छा 7 के बाद ये 8 यहाँ है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो वी हैव बॉन्ड बिटवीन 2 and 8, ठीक है। 2 के बाद 3 3 4 5 6, ज़्यादा रिंग बन रही है क्या। ओहो 3 का बॉन्ड बना है, सॉरी बेटा, थोड़ा देखेंगे इसी चीज़ को, थोड़ा ध्यान में रखेंगे। 3 का और 8 का बॉन्ड बना, ना कि 2 का। जो मैं गलती कर रहा था वो गलती नहीं करना है। 3 4 5 6 7 8, और बताओ क्या होने वाला है। 3 कार्बन पे दोबारा से कीटोन जनरेट हो जाएगा। अरे जनरेट हो जाएगा, पक्का जनरेट होगा ना। और 8 कार्बन पे क्या बन जाएगा बताओ, सेकेंडरी अमीन टर्सरी में कन्वर्ट होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। यहाँ आइसोलेशन हो गया है, उसके बाद मिथाइल ब्रोमाइड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। रीज़न है क्या है, अल्काइलेशन करा दिया जाए। अल्काइलेशन करवाया क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या बनाना होगा बताओ, वी हैव टू फॉर्म क्वार्टर अमोनियम। और जब क्वार्टर अमोनियम बन जाएंगे, ये लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो बेस अगर तुमने कोई भी डाल दिया, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट ही क्यों डाल दिया, बहुत सारे एग्जाम में बाइकार्बोनेट भी इस्तेमाल हो जाते हैं। ये बेस है, यहाँ से इसको रिलीज कराएंगे, और आप ही बताओ माइनस चार्ज बना के इसको रिलीज करा देना। और जैसे आप रिलीज कराओगे तो यू मस्ट हैव अ कीटोन एंड एन अल्कीन। ओके, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। इसका मतलब क्या हुआ बताओ, इंट्रामोलिकुलर मैनिक रिएक्शन हुई है, ये समझ में आया। एंड देन आफ्टर वी हैव अल्काइलेशन, एंड देन आफ्टर वी हैव एलिमिनेशन। दैट एलिमिनेशन इज टर्म्ड एज E1CB एलिमिनेशन रिएक्शन। शायद आप इस बात को समझ गए होंगे और अच्छे से इस बातों को नोट कर लेंगे, पक्का। आगे बढ़े, चलिए। दिस इज द सेकेंड लेवल, जिसमें हमें थोड़ा और काम करना पड़ा। मैनिक तो करना पड़ा, लेकिन साथ के साथ हमें थोड़ा अल्काइलेशन के बारे में भी सोचना पड़ा और एलिमिनेशन के बारे में भी सोचना पड़ा। नो हार्म, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से स्मूथ तरीके से चल रहे हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कुछ और रिएक्शंस की तरफ मूव करते हैं, दैट इज़ अ लेवल 3। ओ माय गॉड, लेवल 3 है। अब लेवल 3 में परेशानी थोड़ी सी बढ़ेगी। अब देखो लेवल 3 में एक्चुअली क्या है ना, यूज ऑफ मैनिक रिएक्शन इन द फॉर्मेशन ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, या फिर वी कैन से रिएक्शंस विथ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, नेट गेट में बहुत पूछा जाता है, यानी इसको हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री से जनरेट किया जाता है। यानी यहाँ पे क्या बनने वाला होगा, देखो इधर लेवल 3 में, यानी यहाँ पे हम बात क्या करेंगे, यूज ऑफ, या फिर कह सकते हैं यूज ऑफ मैनिक रिएक्शन in the formation of or reaction with heterocyclic compounds। मतलब ये कहानी पता है क्या बन जाती है, रिएक्शन में ऑर्गेनिक की अलग ब्रांच ऑफ मॉलिक्यूल्स में चले जाती है जिसका नाम हेटेरोसाइक्लिक्स होते हैं। यानी आप जब हेटेरोसाइक्लिक मॉलिक्यूल को डील करोगे वहाँ पे आपको मैनिक रिएक्शन की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। यानी एक तरीके से समझ लो मैनिक रिएक्शन की जो जन्म हुई है ना, वो हेटेरोसाइक्लिक मॉइटी बनाने के लिए ही हुई है। समझना इस बात को। इसका मतलब क्या हुआ है बेटा, मैनिक रिएक्शन जो हमारा है उसका इस्तेमाल करना है या तो हेटेरोसाइक्लिक बनाने के लिए कर लो, या फिर इसके साथ उसकी रिएक्शन करवा दो। मतलब हेटेरोसाइक्लिक रिएक्शंस के साथ, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंडों के साथ मैनिक रिएक्शंस की पॉसिबिलिटी। तो मैं दो चीज़ों को लेके चल रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ रिएक्शन विद हेटेरोसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स। मतलब हेटेरोसाइक्लिक मॉलिक्यूल मेरे सामने होंगे और उनमें मैनिक रिएक्शंस करवानी है। मतलब क्या हुआ, जरा देखो बोर्ड पे ढंग से देखना। मैंने लिखा है यहाँ पे दैट इज़ अ पायरोल, जिसको दुनिया के हर लोग, मतलब केमिस्ट्री वाले तो हर लोग पहचानते होंगे ना, पायरोल बोलते हैं इसको हम लोग। और अगर मान लो यहाँ पे तुम्हें दे दिया गया है CH2O and the secondary amine NMe2 in the condition of acidic, what will be the product? तो समझो ना, यहाँ पे हमारे पास सेकेंडरी अमीन तो है और एल्डिहाइड भी है, फॉर्मल्डिहाइड भी है। तो इसका इस्तेमाल क्या होगा जरा बताना, इमीनियम जनरेट करने में। ऑफ कोर्स जिसका काम हम जानते हैं दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ इमीनियम। और जब इमीनियम जनरेट होगा, और ये बहुत आसान है ना, इमीनियम जनरेट करना हमारे लिए अब बेहद आसान हो चुका है। अरे हो चुका है। अब वी हैव इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म एंड नाउ वी हैव न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म विच इज अ पायरोल। और इसकी बातें आपको पता है, पता नहीं है तो रुकना पड़ेगा। हेटेरोसाइक्लिक चैप्टर जब मैं स्टार्ट करूंगा डिटेल्ड मैनर में, तो वहाँ पे आप देखोगे थोड़ी कनेक्टिविटी तो है। और इतना आपको पता है बेटा, बीएससी में पढ़ा होगा कि ये दोनों पोजीशनों में इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हो सकते हैं, पर यहाँ पे अटैक ज़्यादा प्रीफर करता है क्योंकि नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसके ज़्यादा बनते हैं ना, ये पढ़ा है तुम लोगों ने। तो ज़रा इसकी रिएक्शंस कराओ। अगर यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म पे अटैक होगा, न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म ये है, बॉन्ड शिफ्ट कराओ, बॉन्ड शिफ्ट कराओ, यहाँ माइनस बना के इस पे अटैक कराओ, बॉन्ड ओपन कराओ। इमीनियम पे अटैक किसका हुआ, हेटेरोसाइक्लिक मॉलिक्यूल अपने पायरोल का। और अगर पायरोल का अटैक हुआ तो यहाँ के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या बन जाएगा, देखो बेटा इधर, यहाँ एन पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, प्लस बनेगा कि नहीं बनेगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। और ये कार्बन कार्बन का बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ, ये कार्बन कार्बन का बॉन्ड बन गया। यहाँ पे क्या लग गया, जैसे ये कार्बन का बॉन्ड है, वी हैव अ न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड और वी हैव NMe2। कोई लफड़ाइच नहीं है, लेकिन रुकना पड़ेगा क्योंकि इसकी एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हुई है। तो लास्ट में क्या होगा बताओ, यहाँ H है और बेसिक कंडीशन में जो पानी होंगे वो क्या कर सकते हैं बताओ, H को रिमूव करा करके वापस से इसकी एरोमेटिसिटी को रिकवर कर सकते हैं। और जब रिकवर करेंगे तो सेकेंड पोजीशन पे एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, H की जगह ले ली है एक अमीन्स ने। कितना आसान सा है ना। इसका मतलब वी हैव अ सेकेंडरी अमीन, वी हैव अ एल्डिहाइड, वी हैव अ हेटेरोसाइक्लिक मोइटी एंड बोथ कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ अमीनो पायरोलोपायरोल्स। क्या आसान है, कोई लफड़ाइश नहीं है। सेकेंड कार्बन पे हमने अटैक कराया है, लेकिन तुम ही बताओ इफ वी ब्लॉक दिस 2 कार्बन सेंटर तब कहाँ अटैक हो जाएगा, थर्ड वाले पे होगा कि नहीं होगा। देखो यानी अगर इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा अलग तरीके से दूँ, नोट डाउन कर लेना इसको। अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से दूँ, और अलग तरीके का मतलब होता क्या है जरा देखना यहाँ पे। यहाँ मतलब क्या होता है, बोर्ड पे देखो, यहाँ पे मैथिल, यहाँ पे मैथिल है, तो सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ पे मैथिल लगा दिया मैंने, यहाँ पे मिथाइल और यहाँ मिथाइल जोड़ दिया है। तब तो तुम बताओ, तब तो सेकेंडरी में यहीं पे अटैक करेगा, मतलब इमीनियम यहीं पे अटैक करेगा ना, क्योंकि ये जो कार्बन होगा दैट कार्बन इज मोर, कह सकते हैं यहीं पे अटैक सब्स्टिट्यूशन के लिए मिथाइल H तो है ही नहीं। इसका मतलब जब यहाँ पे तुम जनरेट कराओगे तब ऐसे केसेस में ये प्योर हेटेरोसाइक्लिक के रिएक्शंस हैं,
अरे हेटेरोसाइक्लिक रिएक्शन है ये, यहाँ N, यहाँ पे H लगा हुआ है, प्लस चार्ज यहाँ लगा है, मैथिल यहाँ लगा हुआ है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक किया, बॉन्ड शिफ्ट, लोन पेयर वापस, और जैसे लोन पेयर वापस हो गया है क्या बनाएगा बताओ, डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएंगे और यहाँ पे लग जाएगा आपका मैथिल तो लगा ही हुआ था, प्लस चार्ज यहाँ पे बना ही हुआ था, और यहाँ पे आपका नया बॉन्ड बन गया है NMe2 के साथ। अब यहाँ जो H होगा वही क्या होगा बताओ, एरोमेटिक स्टेबलाइज करने के लिए निकल जाएगा बाहर, और जैसे बाहर निकलेगा वी हैव अ 5 मेंबर्ड रिंग एंड वी हैव अ सेकेंडरी अमीन। क्या हमारी बात आप समझ पाए हो? पक्का समझ गए ना बेटा? तो दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम एट ऑल, समझ सकते हैं पक्का। चलिए, तो इस लेवल में मैंने हेटेरोसाइक्लिक मॉलिक्यूल का इस्तेमाल किया है और इसी को हमने मैनिक रिएक्शन में इस्तेमाल कर लिया है। चलिए, लेवल 3 की बात कर रहा हूं मैं अभी, ढंग से इसको देखते चलना बेटा। अब ये तुम्हारा क्या था ये पायरोल था। अब इसी में हम एक और मॉलिक्यूल को लेकर के आ जाते हैं, हेटेरोसाइक्लिक मॉलिक्यूल, जिसका नाम क्या है, इंडोल। क्या बोलेंगे इसको? दैट इज इंडोल, याद है ना? अब हेटेरोसाइक्लिक मॉलिक्यूल को पहचानते तो होना यार, इंडोल बोलते हैं इसको। और अगर इंडोल बोलोगे तो यहाँ भी अगर मैनिक रिएक्शन की शुरुआत की जाए, जैसे CH2O बना दिया, सेकेंडरी अमीन लाना पड़ेगा NMe2H विद एसिडिक कंडीशन। चलो बोर्ड पे देखो क्या करने वाला है आप, क्या करोगे? पहला काम पहचानोगे एग्जाम में, जी हाँ ये सेकेंडरी अमीन बनाना है, इमीनियम आयन बनाने के लिए दोनों दिए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रिपेयर इट। इमीनियम जनरेट हो गया है बेटा, और अगर इमीनियम जनरेट हो गया है तो बताओ वी हैव इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म और नॉट? डेफिनेटली वी हैव। नाउ वी हैव इंडोल सिस्टम, और इंडोल सिस्टम और पायरोल में बस डिफरेंस क्या होता है, वी हैव अ फ्यूज्ड बेंजीन रिंग, यानी एक बेंजीन रिंग बन जाता है ना यार। और आपको पता है यही रिंग एक्टिवेटेड होती है, यही रिंगों पे रिएक्शंस फास्ट होती हैं। क्यों फास्ट होती हैं? क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप की तरह एक्ट करता है, रेजोनेंस की तरह, ये डोनेटिंग ग्रुप बन जाता है। तो इसका मतलब वी हैव अ रिंग, अटैक यहीं पे होगा। अब अटैक देखो बेटा, बोर्ड पे ढंग से देखना, गलतियां हम यहीं पे कर बैठते हैं। अगर हमारे पास पायरोल की तरह है और ये इंडोल है, तो इन दोनों कार्बनों में यहाँ रिएक्टिविटी यहाँ नहीं होती, यहाँ ज़्यादा होती है। पर इन दोनों में ना, जरा बोर्ड पे ढंग से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नेट और गेट एग्जाम्स और ऑफ कोर्स फॉर जैम टॉप टिपिकल लेवल। यहाँ पे वी हैव सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, विच वन इज मोर रिएक्टिव? यहाँ पे चीजें बदलती हैं, द रिएक्शन विल गोज टू दैट कार्बन एटम। मतलब क्यों? क्योंकि अभी मैं बताऊं तो आप समझ लेना कि यहाँ पे जब रिएक्शन होगी ना तो एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब नहीं होती इस बेंजीन की, यहाँ से डायरेक्ट अटैक होगा, बॉन्ड शिफ्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे जब डायरेक्ट अटैक हुआ है, थर्ड कार्बन पे यहाँ पे अटैक हुआ, यानी इंडोल में एक बात दिमाग में बैठा के रखना बेटा, थर्ड कार्बन पे मतलब ये वाले कार्बन पे अटैक होता है थर्ड पोजिशन पे, यानी यहाँ बेंजीन की रिंग की एरोमेटिसिटी कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुई है, तो यहाँ पे आपके पास इमीनियम जनरेट हो जाते हैं और यहाँ पे कार्बन कार्बन के बॉन्ड बन जाते हैं और यहाँ पे NMe2 बन जाता है। और लास्ट में आपको क्या करना होता है? H को रिलीज कराना होता है ना, और H को जब रिलीज कराओगे तो हमारे सामने मॉलिक्यूल जो बनेगा, सेकेंड पोजीशन को ना देख करके आप डबल बॉन्ड यानी सब्स्टिट्यूशन यहाँ करवा दोगे, ये तुम्हारा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है। तो इंडोल और पायरोल में डिफरेंस कहाँ पे होती है? सेकेंड और थर्ड कार्बन की रिएक्टिविटी में। ये बात दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से डाल लो। रीज़न आपको पता है, यहाँ एरोमेटिसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन तुम अगर इसी क्वेश्चन को अगर यहाँ से करवाते ना तो आपको यहाँ ट्रांसफर करना पड़ता, बॉन्ड शिफ्ट कराना पड़ता और एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब होती। इसीलिए इंडोल की जब रिएक्शंस हम लोग पढ़ेंगे हेटेरोसाइक्लिक में, वहाँ मैं डिटेल में बात करूँगा, क्योंकि अगर यहीं पे सबको डिटेल में बात करने लगा तो मैनिक तो रह ही जाएगा ना। तो इसलिए ये पॉइंट दिमाग में रखने का फिलहाल को, और अगर आपको पढ़ना है तो आप जाएंगे क्लेडन के पेज नंबर 1170 पे। कहाँ बोला मैंने? क्लेडन पेज नंबर 1170 पे चले जाना। इफ़ यू हैव अ मोर क्यूरियोसिटी तो आप वहाँ पे जाना और वहाँ पे इनकी रिएक्शंस आपको दी गई होंगी, ढंग से इसको पढ़ लेना। अगर नहीं पढ़ना चाहते, दिमाग में रखना चाहते हो तो डिफरेंस थोड़ा सा याद रख लो, काम हो जाएगा, क्यों माथामारी करना। चलो, अब इसी रिएक्शन को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, जरा बोर्ड पे देखना। यही बात आप पक्का समझ गए। अब इसी को मैं थोड़ा और टिपिकल लेवल में कन्वर्ट कर देता हूँ, जरा देखना। यहाँ पे अगर क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये प्रोडक्ट बन गया है, देखो बेटा, क्योंकि एग्जाम में आपको क्या मिलेगा पता है, ये बोल देगा दिस इज अ ए, ये मॉलिक्यूल जो बना है ये ए है, रिएक्शन दी गई होगी, पार्ट ए बोल दिया, ये बना दिया आपने,
और उसके बाद आपसे कहा ये जाएगा यहाँ पे है NMe2, है कि नहीं, और यहाँ आपको देगा, ढंग से देखो बेटा, यहाँ आपको देगा सोडियम साइनाइड। क्या देगा? सोडियम साइनाइड। नेट के लेवल का क्वेश्चन है ये। सेकंड में आपको दे देगा Na(Na3). क्या दे देगा? Na(Na3) और आपसे कहेगा व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नेट एग्जाम। देखो इधर मैनिक रिएक्शन यहाँ तक हो गई, कोई लफड़ाज हुआ नहीं। अब क्या करना है, जरा यहाँ देखो, सोडियम साइनाइड है, ये दो तरीके से एक्ट करता है। ये एक्ट करेगा एज अ बेस और एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि माइनस चार्ज है, बेस भी अटैक कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर सकता है। तो साइनाइड आयन यहाँ पे जब जाता है ना, तो सबसे पहले उसको ये एसिडिक प्रोटॉन दिखता है, तो वो क्या करेगा, इस H को अटैक करा लेगा। आपको पता है बहुत अटैकिंग स्पेसिस बन सकता है, माइनस चार्ज यहाँ स्टेबल है, तुरंत ये माइनस चार्ज बनेगा और ये क्या करेगा, कॉन्जुगेट सब्स्टिट्यूशन कर देता है। यहाँ पे ये NMe2 को लीव कराने की एबिलिटी रखता है बेटा। और जब ये लीव कराने की एबिलिटी रखेगा तो मुझे एक बात बताओ, क्या जनरेट होंगे यहाँ पे? यहाँ पे एक मॉलिक्यूल जनरेट होगा, क्योंकि बेसिक कंडीशन आपने जब डाल ही दिया है। तो एक बात करो, यहाँ पे आपके सामने जो मॉलिक्यूल बना रहा हूँ मैं, बोर्ड पे ढंग से देखने का, कमजोर दिल वाले के लिए नहीं है ये। यहाँ पे क्या बना होगा, वी हैव अ अल्कीन, यहाँ भी डबल बॉन्ड, माइनस चार्ज था क्योंकि H ने इसको किया, तो पॉजिटिव चार्ज तो बनाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखो क्या होता है, क्योंकि एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हुई है तो साइनाइड अब न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है, बॉन्ड वापस आता है, N पे माइनस बनता है। और यहीं पे आप जब देखोगे तो वी हैव अ न्यू स्ट्रक्चर, और उस स्ट्रक्चर में आप जब देखोगे तो यहाँ पे माइनस चार्ज जनरेट हो जाएगा, साइनाइड यहाँ पे लग गया, देखो C ट्रिपल बॉन्ड लगेंगे कि नहीं लगेंगे, और यहीं पे डबल बॉन्ड दोबारा जनरेट हो जाएगा, माइनस यहाँ बनेगा, और यही माइनस जिस प्रोटोन ने HCN ने जो प्रोटोन वापस HCN जो यहाँ से बाहर निकला था, उसी HCN से ये क्या करेगा, वापस से प्रोटोन लेकर के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH में। समझ गए बात को? तो कोई इसको मिथाइलेशन करवाने के बाद, देखो इधर देखो, मिथाइलेशन कराने के बाद, क्वार्टर अमोनियम बनाने के बाद भी अटैक करा करके इसको बाहर निकाल सकता था। लेकिन अगर NaCN दिया गया है, दैट विल बी द प्रॉपर मैकेनिज्म। पहले न्यूक्लियो बेसिक तरह अटैक करेगा, देन न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगी, एंड देन आफ्टर वी हैव अ नाइट्राइल कंपाउंड। ये बना, पर यहाँ क्या दिया हुआ है, Na(Na3), N3 माइनस है ना ये, देखो इधर बोर्ड पे, और N3 माइनस अगर दिया गया है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ N3 माइनस, बताओ? वी हैव 3 नाइट्रोजन्स, है ना, और इन तीनों नाइट्रोजन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और N पे प्लस चार्ज होगा और दोनों पे टर्मिनल पे क्या रहेंगे, माइनस होंगे। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ N3 माइनस। ओवरऑल चार्ज कितना माना जाएगा, 1 माइनस, दैट इज द स्ट्रक्चर बेटा। अब यहाँ जो नाइट्राइल है ना, ये जैम के लिए नहीं है, ये नेट के लिए है। इस पोर्शन को अगर यहीं तक रोक दिया जाए, दैट इज द जैम लेवल, और अगर यहीं पे आपको अजाइड दे दिया जाए, सोडियम अजाइड प्लस माइनस एंड माइनस, दैट रिएक्शन इज टर्म्ड एज व्हाट, 1,3 डाइपोलर साइक्लोएडिशन। और इससे जो प्रोडक्ट बनेंगे, जरा बोर्ड पे देखना, इससे जो प्रोडक्ट बनेंगे वो क्या बनेंगे, देखो इधर, ये यहाँ पे गया, ये यहाँ पे गया, और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया है, और दैट इज अ पेरीसाइक्लिक रिएक्शन ना, दैट इज अ पार्ट ऑफ पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। और इसी पेरीसाइक्लिक रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, देखो 1,3 डाइपोलर साइक्लोएडिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, 1,3 डाइपोलर साइक्लोएडिशन रिएक्शन। और यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, इसको मिटा दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट बनाने के लिए स्पेस चाहिए। N3 माइनस का स्ट्रक्चर मैंने आपको बना ही दिया है। व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर बेटा, द स्ट्रक्चर विल बी 6 मेंबर्ड रिंग इज देयर, 5 मेंबर्ड रिंग इज देयर, एंड वी हैव नाउ कार्बन। देखो इसको मैं कार्बन कार्बन बोल देता हूँ, यहाँ पे वी हैव नाइट्रोजन, C ट्रिपल बॉन्ड N था ना, अरे है, यहाँ कार्बन तुम्हारा एक्स्ट्रा आ ही गया था मैनिक रिएक्शन का, यहाँ हमारा CN का कार्बन है ये। और बताओ यहाँ जब स्ट्रक्चर बनेगी तो क्या होने वाला है, जरा बोर्ड पे देखो, वी हैव नाउ 3 नाइट्रोजन्स, वी हैव 3 नाइट्रोजन। बोर्ड पे ढंग से देखते चलना, 1 कार्बन कार्बन बॉन्ड इज फॉर्मिंग राइट नाउ, 1 नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड इज फॉर्मिंग राइट नाउ। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड था, क्या रह जाएगा, डबल बॉन्ड। और यहाँ पे जरा बोर्ड पे देखो, ये डबल बॉन्ड को कुछ नहीं किया आपने, इस वाले को कुछ किया है नहीं किया, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन N पे वापस आ गए हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे ये किस फॉर्म में चला जाएगा, न्यूट्रल फॉर्म में, ये N न्यूट्रल फॉर्म में चला जाएगा ना। और इस पे तो माइनस रहेगा ही रहेगा, अरे रहेगा, अरे इसने कुछ थोड़ी किया, इसने इस पे अटैक किया और ये बॉन्ड ट्रांसफर हो गया। तो ये 1,3 डाइपोलर, जब मैं पेरीसाइक्लिक पढ़ाऊंगा तो 1,3 डाइपोलर साइक्लोएडिशन की स्टोरी वहां पे बताऊंगा, अभी तुम्हें समझना पड़ेगा। और यहाँ जो बना है, दैट इज अ 4 कार्बन 4 नाइट्रोजन, इसको टेट्राजोल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, टेट्राजोल्स।
जोल। जैसे इमिडाजोल 2 नाइट्रोजनों का होता है, ट्राइजोल 3 नाइट्रोजन का होता है, वैसे 4 नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स को क्या बोला जाता है? टेट्राजोल। और यहाँ पे जो माइनस चार्ज बना है इसे प्रोटोनेट करना पड़ेगा एसिडिक कंडीशन डाल करके। प्रोटोनेट कर दोगे तो ये आपका क्या बन जाएगा? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेटेरोसाइक्लिक मॉलिक्यूल। क्या मेरी बात आप समझ गए? तो है ना बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी, बिकॉज हमने एक इंडोल से शुरुआत करी थी और इंडोल ने सबसे पहले मैनिक रिएक्शंस करके अपने अमीनो सिस्टम को जनरेट किया। देन वी हैव NaCN जिसने सब्स्टिट्यूट करके नाइट्राइल ग्रुप को अटैच किया। एंड देन वी हैव सोडियम अजाइड जिन्होंने एक डाइपोलर साइक्लोडिस्टेंस करने के बाद एक अपने टेट्राजोल को फॉर्म किया है। दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस फॉर द नेट गेट एग्जाम। तो ढंग से इसको देख लेना, ऐसे रिएक्शंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं हेटेरोसाइक्लिक मोइटीज में। नोट डाउन कर लो इसको, नोट डाउन कर लो। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे फॉर दिस यूनिट, मैनिक रिएक्शंस का सबसे लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, कर लेना इसको क्वेश्चन पक्का। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते ही सवाल एक और कर लेते हैं जिसमें हेटेरोसाइक्लिक, देखो यहाँ पे मैंने हेटेरोसाइक्लिक रिएक्शन से रिएक्शन भी करवाई हेटेरोसाइक्लिक मॉलिक्यूल से, और एंड में एक नया हेटेरोसाइक्लिक भी बना दिया। इसका मतलब मैनिक रिएक्शन की पहचान ना हेटेरोसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स के लिए ही होती है, क्योंकि वो बहुत काम का चीज़ है इनके लिए। चलो एक रिएक्शन और करते हैं, वो रिएक्शन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। वी हैव वन बेंजीन रिंग, देखना बोर्ड पे, वी हैव 2 OH ग्रुप्स एंड वी हैव one NH2 ग्रुप, कोई लफड़ाइश नहीं है। एंड नाउ वी हैव एक मॉलिक्यूल बना करके दिया गया है जो एक एल्डिहाइड की तरह है, दैट मीन्स बेंजल्डिहाइड, ठीक है। और इसमें लगा हुआ है एक प्रोटेक्टिंग ग्रुप। ज़रा देखो, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, सबसे पहले देखो इधर समझो इसको, ये मैनिक रिएक्शन के टाइप की तरह है। मैंने बताया था ना एल्डिहाइड है और ये कीटोन है, जैसे मैंने फॉर्मल्डिहाइड का इस्तेमाल किया तो कुछ वैसा ही तो है। अरे लेवल 1 में किया था यार, देख लेना। तो इसका मतलब ये लेवल 3 में क्यों लेके आ गया मैं, क्योंकि ये थोड़ा हेटेरोसाइक्लिक मॉलिक्यूल जो होते हैं उनके फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले बताओ, ये दोनों मिलके इमीन जनरेट करेंगे। अगर NH पे लगा दिया है तो इमीनियम जनरेट हो जाएगा। और यहाँ पे वी हैव अ बेंजीन रिंग, देखो इधर। और अगर बेंजीन रिंग की बात करें तो देखो इधर, यहाँ पे इमीनियम जनरेट हो गया है, वी हैव O। क्या होगा यहाँ पे, ये पॉजिटिव और ये न्यूक्लियोफिलिक, और ये और भी मदद करेगा ना, देखो पाई बॉन्ड शिफ्ट न्यूक्लियोफिलिक अटैक करने के लिए इसके पैरा पोजीशंस पे अटैक हो जाएगा। अरे आसान सा है ना यार, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही तो करवा रहा हूँ बेंजीन रिंग की, सॉरी एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक। तो क्या होगा, नाउ वी हैव न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड, पक्का ना, N पे H वापस आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ पे OH और O पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे बेटा OH है। और यहाँ पे वी हैव 6 मेंबर्ड रिंग एंड वी हैव ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, कोई लफड़ाइश नहीं है। और लास्ट में क्या करना होगा बताओ, यहाँ पे H को रिमूव करना पड़ेगा ना एरोमेटिक दोबारा बनाने के लिए, बॉन्ड शिफ्ट, और ये वापस लोन पेयर ले लेगा। एंड द मॉलिक्यूल इज अ 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक मॉलिक्यूल। यहाँ पे फॉर्म हुए कि नहीं हुए, जो हमने पहले भी बना ही लिया था यार, क्या सोचना है इसमें, कुछ सोचने की वाली बात ही नहीं है। 2 OH लगे हुए हैं, पाई बॉन्ड यहाँ पे लगा हुआ है, और ये आपका 5-6 मेंबर्ड की रिंग बनी हुई है, और यहाँ पे O। इस तरीके बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स भी सिंथेसाइज करने पड़ेंगे, और उसके लिए डरने की बात है नहीं। तो क्या आप मेरी बात समझ गए? तो इसका मतलब वी हैव कंक्लूजन ऑफ मैनिक रिएक्शंस, क्योंकि मैनिक रिएक्शन का इस्तेमाल हो सकता है, कहाँ इस्तेमाल हो जाए, हेटेरोसाइक्लिक मॉलिक्यूल को प्रिपेयर करने में। तो आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो, आपने एंजॉय किया होगा इस वीडियो को, यानी इस लेक्चर को समझ लिया होगा। ढंग से समझना बेटा, ये मैं फॉर्मेलिटी नहीं कर रहा हूँ, मैं भी सीरियस हूँ, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी, इसलिए मैंने इन सीरीज़ में इन मॉलिक्यूलों को डिस्कशन कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय।